हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है जी। इसमें वो हम क्या स्टडी करेंगे, द सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन। जैसा कि आप इसका नाम पढ़ सकते हो, तो ज़रा मेरी बात गौर से समझिएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर यानी कि इसके पार्ट 1 में आपको समझाया था कि आप मार्केट में जाते हो सिंक्रोनस जनरेटर खरीदने, तो आप वहाँ पे जाके किस तरह से उसकी मतलब कि वर्किंग चेक कर सकते हो कि कौन सा जनरेटर अच्छा काम कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आप सिंक्रोनस जनरेटर मार्केट से चुनकर ले आए हो अपने घर। अब ये घर में कैसे वर्क करेगा, तो देखें, ये जो जी है ना, ये जनरेटर को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने फ्यूल डाला जनरेटर के अंदर और जनरेटर को चला दिया, ठीक है। आगे ये आपका घर जो है लोड है, ठीक है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल बच्चों मेरी ज़रा बात समझिएगा, ये आपको ना ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा गौर करना है, किसी एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना, ठीक है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। वो कहता है सबसे पहले नंबर पे द इफेक्ट ऑफ लोड चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपने पहले जब जनरेटर चलाया तो आपका जनरेटर चल रहा था और 3 पंखे चले हुए थे, ठीक है, 3 पंखे। तो इफेक्ट ऑफ लोड चेंजेस यानी कि हम इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे कि लोड के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है जनरेटर पे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो अब ये होता क्या है देखो, कहता है एन इंक्रीज इन लोड। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एन इंक्रीज इन लोड यानी कि लोड के बढ़ने से। फॉर एग्जांपल आगे 3 पंखे चल रहे थे इलेक्ट्रिक फैंस। चौथे नंबर पे आपने क्या किया, पंखे की बजाय क्या नाम है अपना फ्रिज चला दी, ठीक है। आपने फ्रिज को ऑन कर दिया तो फिर क्या होगा, वो कहता है इंक्रीजेस द रियल एंड रिएक्टिव ड्रॉन फ्रॉम जनरेटर। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की बात कर रहा है। बच्चों देखो, इसकी मैं ना शेप ड्रा करता हूँ। ये वैसे पहले भी हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों को अभी थोड़ा नहीं इल्म हो रहा उस चीज़ का, इसलिए मैं ये ड्रा किए देता हूँ, ठीक है। वो पीछे वाला आपको इनपुट वाला सीन तो याद ही है ना, इनपुट पे क्या बना होता है। इनपुट पे हमारा रूटर होता है, आरएफ रजिस्टर होता है, एलएफ होता है और एक एडजस्टेबल रजिस्टर होता है, ठीक है। जिससे हम मतलब कि डीसी करंट वोल्टेज लगा के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास आर ए है, ये जे एक्स है। तो बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी रह जाए। देखो, अभी हमने लोड नहीं था लगाया, हमारा जनरेटर अभी ऑन हुआ था, ठीक है। वो कहता है इंक्रीज इन लोड। फॉर एग्जांपल हमारा लोड कह लो कि एक फ्रिज लग गई है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है ना V5 वोल्टेज लगाते हैं, ये V5 वोल्टेज है इसके क्रॉस। अब ये एक फ्रिज है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे को नहीं कोई फर्क पड़ रहा। जब ये फ्रिज लगेगी तो बच्चों देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस अब यहाँ पे उसने ये क्यों कहा, रियल एंड रिएक्टिव ड्रॉन फ्रॉम जनरेटर, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें आर ए यानी कि रेजिस्टर भी है और एक कह लो कि क्या कहते हैं इसको, रिएक्टिव पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है। यानी आपको पता है ना, आमतौर पे रेजिस्टेंस सिर्फ हो तो हम रेजिस्टर के नाम पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं, लेकिन जब आ जाए अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाए तो फिर हमें एक्स या जेड के नाम से इनकी इंपीडेंस निकालनी पड़ती है। दैट्स वाई वो कहता है कि जब आप लोड बढ़ाओगे यानी इसको बढ़ाओगे, फ्रिज आपने लगा दी, एक मजीद इसमें इजाफा कर दिया, तो क्या होगा जी, आपके रियल और रिएक्टिव ड्रॉन में भी जनरेटर के इजाफा हो जाएगा। आगे वो कहता है अगर ऐसा होगा, इजाफा होगा, तो इससे आपकी लोड करंट इंक्रीज करेगी। अब बच्चों देखो, ये चीज़ मैंने समझाई थी आपको, मैंने बताया था कि सर्किट के अंदर होता क्या, देखो यहाँ ये जो आर्मेचर वाली साइड होती है ना, यहाँ से आ रही होती है आर्मेचर करंट और ये आपका लोड होता है। तो यहाँ पे जो करंट आती है ना, वो भी उसको IL से भी प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि लोड में से लोड करंट गुजरती है। दैट्स वाई हम कहते होते हैं, मैं ये बता चुका हूँ कि आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट, ठीक है बच्चों। तो वो कहता है लोड करंट इंक्रीजेस, क्योंकि बच्चों देखो जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट तो इंक्रीज करेगी ना, क्योंकि पहले 3 पंखों को चलाना पड़ रहा था इस बैटरी को, अब उसे एक फ्रिज को भी चलाना पड़ रहा है। लिहाजा इस साइड पे हमारी आर्मेचर करंट तो इंक्रीज होगी, क्योंकि लोड करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। अगर लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज द मेन कंडीशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो ये तो बढ़ गया, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड होती है अपने रूटर वाली, ये वाली यार, वो भी आपके लिए चलो ड्रा किया देता हूँ, क्योंकि यार मेरा दिल नहीं करता कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूट जाए जिसकी आपको समझ ना हो, ठीक है। तो ये बस लग गया प्लस माइनस VF और इसमें से अपना करंट फ्लो करेगा IF और एडजस्टेबल, ये अपना क्या है जी, एक्सचेंजेबल है, RF है एंड दिस इज अवर LF। तो ये देखिए मैंने ना ये स्टेटर वो रूटर वाली साइड बना दिया बच्चों, ठीक है। तो देखें वो कहता है कि बट IF इज नॉट चेंज्ड। IF तो चेंज नहीं ना होगा, पहले वो हम खुद जाके चेंज करें फिर चेंज होता है। देखो वो कहता है कि IF चेंज नहीं होगा बिकॉज RF इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि RF कांस्टेंट है। मींस बच्चों पता क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो R एडजस्टेबल होता है ना, ये RF कभी कभार हम इसे RF ही बना देते हैं। अगर हम IF की वैल्यू को चेंज करना चाहें ना, तो यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि R एडजस्टेबल की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब जाके ये जो करंट की वैल्यू है बढ़ती है या घटती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जनरेटर के साथ लोड बढ़ रहा है, यानी कि लोड मींस अपने ये इस साइड पे ये जो अपना आर्मेचर वाली साइड है, यहाँ पे लोड बढ़ा ना कि यानी कि यहाँ पे किसी रजिस्टर को मतलब कि छेड़छाड़ इसके साथ की गई है, ये वैसे का वैसे ही है। यही चीज देखो वो कह रहा है कि इफ IF यानी कि फील्ड करंट इज नॉट चेंज, यानी कि फील्ड करंट जो है वो कांस्टेंट है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज RF इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि RF रजिस्टर को कुछ नहीं किया गया, वो अपनी जगह पे कांस्टेंट करा है। तो लिहाजा वो करता है अगर RF कांस्टेंट होगा, सिंस W इज फिक्स्ड, यानी कि जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि EA बराबर होता है बच्चों K फाई ओमेगा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाई अगर हमारा कांस्टेंट है तो लिहाजा EA भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, समझ रहे हो ना।
अब नेक्स्ट आ जाओ, वो कहता है इफ ई ए इज कांस्टेंट, अगर ई ए ही कांस्टेंट है देन व्हाट डज वेरी, तो क्या चीज़ वेरी करेगी मतलब कि हमारे लोड को चेंज करने से, ये चीज़ अब बात के पूछ दिया है। तो चलो सबसे पहले हम शेप यहाँ पे शेप करते हैं। अब हम शेप्स पढ़ेंगे बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, प्लस अपने यूनियन की, मतलब कि यूनिट जैसे कहते हैं, ओवरऑल आप उसको रेजिस्टिव कह सकते हो, रेजिस्टिव लोड। तो बच्चों ये जो आपको फर्स्ट हम तीन शेप्स पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, एक लैगिंग वाली होगी, लीडिंग वाली होगी, प्लस यूनिट फैक्टर भी होगी, ठीक है। तो ये अब जो भी है ये आपने मुझे बताना है और मैं भी आपको चलो यार समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, जरा गौर से देखिएगा। ये जो ई ए होगा ना, सिंपल ई ए, वो हमारे मतलब कि प्रेजेंट को प्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि जो हमारी तरफ से सप्लाईज दी गई इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज जो मतलब प्रोड्यूस हुए, वी फाइव भी वही वोल्टेज होंगे जो मतलब कि ई ए के फार्मूले से आपको पता मिलते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जे एक्स आई ए, ये आपको पता ही है, ये हमारे मतलब कि वो इंडक्टर जो लगाया हुआ है, ये वाला जे एक्स, इसमें से करंट जब गुजरता है तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। आर ए वाले हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें आर ए का इग्नोर करना बनता भी है, क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसके क्रॉस इतना ड्रॉप नहीं आता, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है एक्सेस के मुकाबले में, दैट्स वाई हम इसको इग्नोर भी कर देते होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसे इग्नोर किया हुआ है बच्चों, देखो जरा गौर से समझना है शेप को। ये देखो, ये जो वायर है, ये नीचे जो वायर है, चलो इससे पहले हम बेस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये देखो, ये जो मुकम्मल भरी वायर है, यहाँ पे V5 वोल्टेज है, ठीक है। ये आके V5 वोल्टेज जो हमारे ओरिजिनल हमने खुद की तरफ से दिए थे, और वो वायर जो मतलब कि हमें सप्लाई, यानी कि हमारे मतलब ये वोल्टेज देने के बाद जो प्रोड्यूस हुए थे ये वोल्टेज, वो भी इस तरह से देखो आगे की तरफ मेंशन है। लेकिन जो रिजल्टेंट आया, मतलब कि जो उसमें चेंज आया, ये जो हमने अभी लोड डाला तो उसमें जो चेंज आया बच्चों, यानी कि देखो ये पर क्या है ना ऊपर, यानी कि इंक्रीज इन लोड इंक्रीजेज द रियल एंड रिएक्टिव ड्रॉन फ्रॉम जनरेटर, ये अब हमें दिखाने लगे हैं। ये देखो, जब ये हमने मतलब बढ़ाया लोड तो फिर क्या हुआ जी, ये देखो हमारे ये जो V5 वोल्टेज थे ये घट गए, पहले की निस्बत कम हो गए, और ये जो करंट करंट थी आर्मेचर करंट, वो देखो वो तो अपनी जगह पे कायम है, यानी देखो ना, पहले थी आर्मेचर करंट आई ए, अब हो गई है आई ए प्राइम, ये तो अपनी जगह पे कायम है। और उसके बाद ये देखो ई ए प्राइम भी पहले की निस्बत थोड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि ये वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो ई ए प्राइम ई ए की निस्बत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। हुआ पता क्या है, ये जरा शेप पे आओ, जब सर्किट मुकम्मल हुआ ना, तो ई ए वोल्टेज पहले पहले हमारे पास सर्किट मुकम्मल नहीं था, ई ए वोल्टेज पहले ज़्यादा थे, ठीक है, और थोड़ा सा लॉस आ रहा था, इस वजह से V5 वोल्टेज थे, ठीक है। यानी कि शॉर्ट सर्किट वाला हमारा सीन था, मतलब कि V5 के क्रॉस बहुत ही कम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि EA की निस्बत, ये देखो ये यहाँ पे EA वोल्टेज है अपने इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, तो V5 तक जो वोल्टेज पहुंच रहे थे वो EA के तकरीबन इक्वल थे, क्योंकि यहाँ पे लॉस थोड़ा सा आ रहा था वायर की वजह से, ठीक है। और बाद में जब हमने लोड इंक्रीज किया बच्चों, लोड इंक्रीज किया तो क्या हुआ, हमारे EA प्राइम वोल्टेज ज्यादा रहे, ठीक है, ये तो ज्यादा ही रहे, लेकिन V5 वोल्टेज मजीद कम हो गए, उसकी वजह क्योंकि हमारा लोड बढ़ गया। अब देखो लोड जब बढ़ेगा तो रस्ते में ही इतना लाइन में करंट का लॉस आ जाएगा कि उस तक जब करंट पहुंचेगी तो V5 इतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे जितने पहले प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, समझ गए, ये चक्कर होता है। और करंट अपनी जगह पे है। अब आपको बताता हूं ये है क्या, ये बच्चों लैगिंग वाला है। अब लैगिंग में किसकी बात कर रही होता है, अपने क्या नाम है उसकी, इंडक्टर की बात कर रहे होते हैं। अब इंडक्टर की बात कैसे कर रहे होते हैं, देखो बच्चों, आप मुझे ना मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो आपके इल्म में भी इजाफा करूंगा, हो सकता है आप में से आप कईयों को याद भी रह गया हो, जिनको नहीं याद उन्हें याद करवा देता हूँ। ये अपना इंडक्टर होता है ना, ठीक है, तो ये इंडक्टर की शेप है, लैगिंग हमेशा ये करता है, करंट की लैगिंग, क्योंकि देखो ये 0 डिग्री पे अपना वोल्टेज V5 और ये अपना 0 डिग्री से भी पीछे एंगल बनता है इसका IA का, ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट का। तो इसमें इसका मतलब करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। करंट क्यों लैग करती है, मैं ये चीज समझाऊं। ये देखो, जब यहाँ पे करंट सप्लाई के तौर पे आती है ना IA, तो होता पता क्या है, ये जो इंडक्टर है ना, इंडक्टर अपने अंदर करंट को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। ये करंट और वोल्टेज एट अ टाइम ही आता है। देखो जब करंट इसमें आएगा तो इसमें वोल्टेज यानी कि प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा VL मींस V5 पे ही आ जाए यार, V5 आ गया, ठीक है, ये V5 हमारे पास आ गए। पहले तो ये यहाँ पे इकट्ठे ही थे इस पॉइंट पे, लेकिन फिर क्या हुआ, जो इंडक्टर है उसने बोला नहीं भाई मैंने करंट को स्टोर करना, उसने करंट को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, जबकि वोल्टेज तो बढ़ते जा रहे थे, लिहाजा वोल्टेज का फेजर एंगल बढ़ गया, इससे मतलब आगे वोल्टेज निकल गया, और ये लैग कर गई। करंट लैग करने की क्या वजह करंट की, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर करंट को स्टोर करता है। इसी तरह से आपको कैपेसिटर में देखने को मिलेगा, कैपेसिटर करंट स्टोर नहीं करता, कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है, तो वोल्टेज पीछे रह जाएंगे, करंट आगे निकल जाएगा। जरा चेक कीजिएगा नेक्स्ट शेप में। तो ले बच्चे, ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे, वो जो आपको प्रीवियस में बता रहा था ना कि मतलब कि V5 प्राइम कैसे मतलब कि आया, वो यही था कि हमने वो जो लोड वाली जगह थी ना V5 की, वहां पे हमने एक इंडक्टर अटैच किया था जब लैगिंग लोड की कहानी थी। अब आया यूनिट पावर फैक्टर लोड, ठीक है, ये वाला, इसके नीचे लिखी हुई है हेडिंग इसकी, देखो बच्चे जरा गौर से इसकी शेप देखो। पहले हमारे पास क्या था, ये अब उस वक्त की कहानी है जब हमने मतलब कि वो जो शेप बनी हुई थी इस तरह से, और आगे से ये इस तरह से ओपन पड़ा हुआ है। अब मैं ज़्यादा यार इसको मेंशन नहीं कर सकता, RAJXS और इसको कह लो EA। तो यहाँ पे अपना पता ना V5 वोल्टेज है, तो अब ये ऐसे ही है, उसने बोला है यूनिट पावर फैक्टर मिसाल होती है रजिस्टर की, तो अब हमने रजिस्टर अटैच करवा दिया, ठीक है। तो रजिस्टर के केस में देखो बच्चों, आइडियली की बात की जाए तो नो लॉस, देयर विल बी नो लॉस, कोई लॉस नहीं आ रहा होता, ठीक है। हमने एक रजिस्टर अटैच करते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जरा गौर से आप समझिएगा इस चीज़ को।
तो बच्चे वो कहता है देखो, जब मतलब कि रेजिस्टर लगाया जाएगा ना उस लोड की जगह, तो लॉस नहीं आएगा। ज़रा देखें लॉस क्या मतलब है मेरा। देखो पहले हमारे पास थे ईए वोल्टेज, अब ये पहले काम थे। देखो पहले कितने, पहले क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, ईए वाई एक्सिस को प्रेजेंट कर रहा हो। देखें वाई एक्सिस के लिहाज से मतलब कि जो ज्यादा वर्टिकली ऊंचा होगा, ज्यादा हाइट पे होगा, वो वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे ई ए प्राइम की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे है, जबकि ई ए की कम है। तो देखो इसमें हम जरा समझते हैं क्या है। ये देखो ई ए वोल्टेज जब आए तो हमारे पास V5 वोल्टेज जनरेट हो रहे थे, मतलब कि जब अभी कोई मतलब यहाँ पे रजिस्टर अटैच नहीं था, ज्यादा लोड नहीं था लगा हुआ। जब लोड बढ़ाया गया यानी कि इस रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाया गया, तो फिर क्या हुआ जी, हमारे V5 प्राइम जो वोल्टेज थे वो कम होना स्टार्ट हो गए बच्चों। ई ए प्राइम वोल्टेज बढ़ गए क्योंकि देखो जब पता क्या होता है, जब हम लोड बढ़ाते हैं ना, तो ये जो ई ए प्राइम वोल्टेज होते हैं ना, ये पीछे से ज्यादा फिर मांगते हैं, क्या नाम है अपना, करंट। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर ज्यादा प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पीछे से ज्यादा की मांग करते हैं, इस वजह से ये बढ़ जाता होता है हर दफा प्राइम के अंदर। आपने हर दफा देखा हर शेप में, मैंने जितनी भी अभी आपको एक प्रीवियस शेप दिखाई है वहाँ पे भी ई ए प्राइम की वैल्यू ज्यादा थी। तो देखो जब ई ए प्राइम की वैल्यू तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये जो लोड है, लोड बढ़ने की वजह से अपने V5 प्राइम की वैल्यू घट जाती होती है, V5 की वैल्यू घट जाती होती है। ये देखो इससे पीछे चला गया। तो अब आ जाओ इस पे। ये देखो बच्चों यहाँ पे आई ए आर्मेचर करंट और आर्मेचर करंट का मतलब प्राइम वेरिएंट, ये दोनों एट अ सेम एक्सिस पे है, मतलब इनमें कोई क्या एंगल का फर्क नहीं है। और V5 और IA के दरमियान भी देयर इज नो फेज डिफरेंस, यानी कि दोनों सेम फेज पे हैं। तो बस इसका आंसर है कि बोथ आर इन सेम फेज इन द केस ऑफ यूनिट पावर फैक्टर लोड। यहाँ पे इसको कह सकते हैं रेजिस्टिव लोड, ठीक है। यानी कि या तो यूनिट पावर फैक्टर लोड या रेजिस्टिव लोड, ये एक ही चीज़ है। अब आ जाओ लास्ट शेप पे बच्चों, ये थोड़ी समझने वाली होगी और देन हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको कुछ समझने को ही मिलेगा। ये देखो ये कैपेसिटिव लोड है, ठीक है। ये कैपेसिटिव के लिए है, पहले मैंने बता दिया कैपेसिटिव के लिए, यानी कि जहाँ पे ये मैंने रेजिस्टर अटैच किया ना, वहाँ पे हम कैपेसिटर अगर अटैच कर दे अपने सर्किट के अंदर, तो फिर क्या होता है देखो। ये V5 हमारे वोल्टेज है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा ये जो लाइन आ रही है ना, ये EA को प्रेजेंट कर रही है हमारे EA। पहले हमारे पास EA वोल्टेज जितने थे, ठीक है बच्चों, उससे क्या हुआ जी, हमारे पास V5 वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हुए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, V5 वोल्टेज कैसे ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, हमारे तो EA में रास्ते में ड्रॉप भी आ जाना। ऐसा नहीं होगा बच्चों, देखो होगा पता क्या, अब वहां पे लगा होगा कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर वोल्टेज को क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। मतलब कि उसको कहने के जैसे बैटरी चार्ज को स्टोर करती है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को, वैसे ही जो अपना कैपेसिटर होता है वो चार्ज की बजाय वोल्टेज स्टोर करता है और करंट इसी वजह से उसमें लीड कर रही होती है। वो आपको बाद में कहानी समझाता हूँ, देखो इसी वजह से V5 की वैल्यू ज्यादा। अब देखें फिर क्या होता है जी, जब हम लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं, लोड की वैल्यू बढ़ाने से उल्टा जहां पे V5 प्राइम, देखो लोड बढ़ाया मतलब कि EA प्राइम की वैल्यू बढ़ाई, जहां पे हमारे V5 प्राइम की वैल्यू मतलब कि घटनी होती थी, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है। उसकी वजह भी क्या है जी, अपना कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर करता जाता है। और इसके ये GXS और IA ये तो चलो हो गया। अब इसमें देखो ये वाली ये लाइन देखो, यहाँ पे देखा जाए तो अपने V5 वोल्टेज जो कि इनकी लाइन है ये 0 डिग्री पे है, जबकि IA और IA प्राइम की किसी 60 या 90 या इस डिग्री पे एंगल जा रहा है इनका, यानी कि ये लीड कर रही है। यहाँ पे करंट लीड कर रही है। अब ये लीड क्यों करती है अब मैं बताता हूँ। ये देखो ये इस तरह से ना, ये आर की जगह कैपेसिटर अटैच हो जाएगा बच्चों। जो कैपेसिटर होता है ना, जब उसमें करंट फ्लो करता हुआ आ रहा होता है, देखो यहाँ पे आ रहा होगा आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये पता है कैपेसिटर क्या करता है, ये कैपेसिटर करंट को तो गुजरने देता है, मतलब लीड करने देता है, मतलब आगे गुजरने देता है, लेकिन इससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होने होते हैं ना, उनको अपने अंदर ये स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। वी वोल्टेज को, ठीक है, ये अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो आइए करंट तो आगे गुजर जाएगी, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये अपने अंदर स्टोर करता जाएगा, जब तक इसकी कैपेसिटी मुकम्मल नहीं होती। और जब कैपेसिटी मुकम्मल हो जाती है ना, तो ये पता क्या करता है, ये अपने आप को ओपन कर देता है। ये चक्कर होता है, ओपन मींस सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, फिर करंट भी फ्लो करना छोड़ देती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट करंट ऑलवेज लीड फ्रॉम वोल्टेज इन कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो ये आपका था इफेक्ट ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अब लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन्स की और इस चैप्टर इस क्या नाम है लेक्चर का दी एंड करते हैं। वो कहता है इफ लैगिंग लोड, यानी कि कैपेसिटर की बात कर रहा है, इफ लैगिंग लोड पॉजिटिव क्यू लैगिंग की बात कर रहा है, इंडक्टिव की बात कर रहा है, माजरत। पॉजिटिव क्यू और इंडक्टिव रिएक्टिव पावर लोड्स आर एडेड V5 एंड VT डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, यानी कि बता रहा है जब हम मतलब कि लैगिंग लोड का इस्तेमाल करते हैं ना, लैगिंग लोड यानी कि इंडक्टिव लोड लगा होता है, तो फिर क्या होता है V5 या टोटल हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो डिक्रीजेस होते हैं, कम होते हैं। यही चीज हमने पीछे पढ़ा था कि V5 हमारा, आपको पता ना V5 प्राइम हमारा घट गया था पहले की निस्बत, यही चीज वो हमें यहाँ पे समझा रहा है। VT इज इक्वल टू V5 होता है, ठीक है, यानी कि टोटल वोल्टेज हमारे V5 ही होते हैं। आगे दूसरे पॉइंट में उसने हमें दिखाया यहाँ पे इंक्रीज करेगा हमारा V5 और VT, क्यों, उसकी वजह यह है कि कैपेसिटिव में देखो, कैपेसिटी में वोल्टेज स्टोर होकर बढ़ जाते होते हैं, यही चीज देखना हमें बताएगा। इफ लीडिंग लोड, ये कैपेसिटिव की बात कर रही है, देखो कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर लोड आर एडेड V5 एंड VT इंक्रीजेस, देख लो बच्चों इंक्रीज आया कि नहीं आया। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, ये रेजिस्टर की बात करेगा। ये देखो वो कहता है इफ यूनिटी पावर फैक्टर लोड यानी कि रेजिस्टिव टाइप, देन V5 एंड VT डिक्रीजेस स्लाइटली, यानी कि जब बात होती है ना अपने रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर में भी वोल्टेज लॉस आता है, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं आता कि एक स्लोप वाइज यानी कि थोड़ा नीचे चला जाए, ये चक्कर नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसी यानी कि जिस लाइन पे पहले वोल्टेज होते हैं उसी लाइन में थोड़ा सा लॉस आता है, स्लाइटली, बहुत ही कम, यानी स्लाइटली मीन्स ये है कि बहुत ही
ना होने के बराबर इसमें लॉस आता है। जैसे आप जानते हो कि रजिस्टर के क्रॉस जो मतलब के लॉसेस आते हैं, वायर लॉसेस, वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब बात लास्ट में आ गई वोल्टेज रेगुलेशन में। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बच्चों वी आर इज इक्वल टू वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड और वोल्टेज फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका पता क्या मतलब है, देखो ये जनरेटर की बात हो रही है, यानी कि जनरेटर जब देखो जनरेटर जब नो लोड पे होता है तो क्या होता है जी, उसकी इफिशियंसी कह लो 100% होती है उस वक्त, क्योंकि नो लोड है मींस उसमें कोई लॉस नहीं आ रहा है। अभी आइडियली बात करूं, प्रैक्टिकल की बात करो तो कोई ना कोई लॉस तो उस वक्त भी आ रहा होता है, हीट लॉस कह लो, कहीं लॉसेस आ जाते हैं। अब वो कहता है कि आइडियली तौर पे एक ऐसा जनरेटर, यानी ये इफिशियंसी बताने वाली हमें इक्वेशन है अब इफिशियंसी तो 100% हो तो आप मुकम्मल होती है, लेकिन ये टोटली उसका अपोजिट है। देखो बच्चों, वो कहता है कि आपका वो जनरेटर सबसे अच्छा काम करने वाला होगा जो नो लोड पे और फुल लोड पे दोनों पे हमें जो मतलब वोल्टेज है बराबर दे। मतलब कि देखो मेरी बात आप समझ नहीं हो, हम क्या करते हैं, वोल्टेज के ऊपर कह लो कि मैं 50 वोल्ट का लोड डाल देता हूँ, तो मेरा जो 50 वोल्ट का, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि जो 50 वोल्ट का लोड होगा उससे कोई फर्क ना पड़े इसको, और ये टोटली आपके पास 0% आ जाए। अगर तो यानी लोड डालने के बावजूद भी आपके पास 0% ही रहता है, तो ये आपके पास जो अपना क्या नाम है सिंक्रोनस जनरेटर है, ये 100% इफिशियंट है, यानी कि टोटली अपोजिट है। अगर ये 100% आ जाता है तो ये मतलब कि इफिशियंट को नहीं है, खराब ही है, क्योंकि ये अपोजिट होता है। इसमें बच्चों ये जो रेगुलेशन वाला फार्मूला है ना, इसमें 0% का मतलब है टोटली इफिशियंट, ठीक है, यानी कि इफिशियंट जनरेटर, इफिशियंट, ठीक है जी। अब मैं आपको एक लास्ट में बात बताऊंगा और इस लेक्चर को दी एंड करते हैं। देखो अब बच्चों एक चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो अपना कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर कभी भी मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन को ऊपर नहीं आने देता, मतलब कि वो 0% के करीब करीब ही रखता है। ये कह लो 50% तक की रेंज में रखता है, जबकि इंडक्टर लगाया ना, इंडक्टर तो वो 50 से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर 90% हो तो वो कौन सा होगा यूनिट, मतलब कि वो रेजिस्टिव लोड होगा आपके घर में जो लगा होगा, रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा, या कैपेसिटिव होगा। तो देखो बच्चों, जो कैपेसिटर है ना उसकी रेंज मैंने आपको बता दिया। जो कैपेसिटर का, यानी कि आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपेसिटर सी के नाम से, इसकी रेंज होती है 0 टू 60%, ठीक है, या 60 या 50 कह लो। और जो इससे ऊपर की रेंज होगी वो सारे इंडक्टर की होगी, ठीक है। इससे यानी कि सी से जो ऊपर इंक्रीजेबल होगी, और रेजिस्टेंस की तो काम ही देखने को मिलती है, वो तो हमसे पूछे नहीं जाता। अब देखो मैंने बोला कि अगर 90% हमें इसकी वैल्यू मिल रही हो तो फिर आपके पास कौन सी होगी, इंडक्टिव होगी। यही हमारे बच्चों ने एक गलत जवाब दिया था, वो कह रहे थे कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव तो हो ही नहीं ना सकती। अब आपको इस चीज का पता चला कि इंडक्टर जब लगाया जाता है तो ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं, जबकि कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं होता, कैपेसिटर कम वोल्टेज इस्तेमाल करता है। इसी वजह से ये चीज याद रखिएगा कि जहां पे वोल्टेज की बचत करनी होती है ना, यानी कि कम वोल्टेज इस्तेमाल करवाने होते हैं, वहां पे कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो यही चीज थी जो आपको समझानी थी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। जिन घरों में हम वोल्टेज बचाना चाह रहे थे वहां पे हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं।